रेंटेड प्रॉपर्टी, जी हाँ, कमर्शियल रेंटेड प्रॉपर्टी मतलब आप जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले हैं वो ऑलरेडी लीज आउट है। आप लीज आउट वाली प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करा रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स ऐसी प्रॉपर्टी को बहुत सर्च कर रहे हैं जहां उन्हें ऑलरेडी लीज आउट प्रॉपर्टी मिल पाए। ऐसी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको रेंटल इनकम मिलता है, कांस्टेंट मंथली रेवेन्यू जो कि 100% कंफर्म मिलता है। तो अगर हम ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, प्री लीज प्रॉपर्टी के कुछ एडवांटेजेस होंगे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ऑनरशिप जब आप ले रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टी की जो ऑलरेडी लीज आउट है, कैसे आपको उसको कंट्रोल करना है और कैसे वो प्रॉपर्टी बाय करनी है, मतलब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज हम आपको इसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग इज द की। जी हाँ, अगर ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपका अच्छा डिसीजन ही आपको राइट प्रॉपर्टी दिला सकता है। आपकी असेसमेंट प्रॉपर्टी कंडीशन की या वैलिडेट करना ऑनरशिप की डिटेल्स को, और साथ में स्क्रूटनाइज करना लीज एग्रीमेंट को, साथ में उसके लीगल प्रोटोकॉल की स्टडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में आपको वो सारे पॉइंट्स जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ एग्जिस्टिंग टेनेंट ऑलरेडी है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ लीज। क्या जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी एश्योर्ड रिटर्न की है या फिर वहाँ पे एक्चुअल में आपको रेंटल इनकम आ रहा है। रेंटल इनकम की बात करें तो रेंटल डायरेक्ट आपको लीज पे जिसने लिया है वो पे करता है, लेकिन एश्योर रिटर्न वाले केस में एग्रीमेंट जो ब्रांड का होता है वो डेवलपर के साथ होता है और डेवलपर आपको जो रिटर्न कमिटेड होता है वो पे करता है। डेवलपर द्वारा जो आपको रिटर्न दिया जाता है कई बार वो भी उसके अंदर ऑलरेडी एड ऑन कर लिया जाता है। तो किया जाता है या नहीं जाता, हम इस बात पे आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैंने एश्योर रिटर्न पे ऑलरेडी आपको लिए वीडियो बनाया हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। तो प्रॉपर्टी एश्योर रिटर्न की है या एक्चुअल रेंटल है ये आपको देखना है, और इनकम मॉडल क्या है, टेनेंट क्या मंथली पेमेंट कर रहा है। और हमेशा प्रेफर कीजिए ऐसा रेंट पे लेना जहां पे रेंटल आपको डायरेक्ट जो लेसी है उससे आए। आज मैं आपको 18 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जहां एग्जिस्टिंग टेनेंट के केस में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराते हैं। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये सारे पॉइंट आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और खैर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी अगर कोई है तो उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें सिमिलर ही आपको नज़र आएंगी। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर प्रॉपर्टी बाय करते टाइम ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे आपके पैसे बच सकते हैं और शायद किसी खराब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप बच सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया टाइप ऑफ लीज, दूसरा बता रहा हूं मैं आपको क्या जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उसकी ऑनरशिप जो बेचने वाला है उसी के पास है या नहीं, ये आपको वेरीफाई कर लेना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रेफर करना है कि फिक्स रेंटल जाना है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे फिक्स रेंटल नहीं होता, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है। तो आपको रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से बचना है। वैसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी एक अच्छी डील होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे कई बार आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन ऐसी है जहाँ पे आपको शुरू में कंफर्म रेंट नहीं मिलेगा तो आप रेवेन्यू शेयरिंग में जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की लोकेशन अगर अच्छी है तो यहाँ पर प्रेफर कीजिए आपको कंफर्म रेंट मिले। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रेवेन्यू शेयरिंग में अगर आप जा रहे हैं तो रेवेन्यू शेयरिंग के साथ साथ मिनिमम गारंटी भी हो। मतलब ब्रांड अगर कोई रेंट पे ले रहा है तो मिनिमम कमिटमेंट हो कि हमारा काम चले ना चले हम आपको इतना रेंट तो देंगे ही देंगे, क्योंकि आप तो अपना स्पेस दे रहे हैं ना ब्रांड को। ब्रांड की कंडीशन है कि ठीक है काम चलेगा तो मैं आपको उसका शेयर दे दूंगा, लेकिन आपका जो स्पेस जा रहा है, आपकी मेंटेनेंस जा रही है, कई बार मेंटेनेंस ब्रांड देता है, कई बार उसको भी आपको ओन करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर लीजिए कि अगर आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है तो यहाँ मिनिमम गारंटी भी हो। पांचवा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेंट टेन्योर। कितना रेंट टेन्योर है।
क्या 3 साल का एग्रीमेंट है, 6 साल का एग्रीमेंट है या 9 साल का एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट रजिस्टर है या नहीं, ये आप ज़रूर चेक कर लें। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की वैलिडिटी अलग होती है, प्रेफर कीजिए कि एग्रीमेंट को आप रजिस्टर ज़रूर करा लें, और टेन्योर जितना ज़्यादा रहेगा उतनी आपको सेफ्टी नज़र आएगी कि हाँ कम से कम इतने दिन टेनेंट रहेगा यहाँ पर। रेंट इंक्रीमेंट क्लॉज क्या डाला हुआ है? जी हाँ, रेंट इंक्रीमेंट मतलब हर साल आपका रेंट रिवाइज हो रहा है, या हर 3 साल में हो रहा है, और 3 साल में हो रहा है या 5 साल में हो रहा है। मतलब जैसे मैंने पहले बताया टेन्योर कितना है, तो उसमें ईयरली या हर 3 साल के बाद एक रेंट इंक्रीमेंट होता है। तो ब्रांड कैसा है कई बार उस पर डिपेंड करता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने लीज पे दिया है या लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रांड की स्टेबिलिटी क्या है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि ब्रांड कैसा है। अगर ब्रांड अच्छा है तो कई बार आप रेंट थोड़ा कम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जैसे कि बैंक अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ हर महीने में रेगुलर मंथली इनकम जो हमारी वो हमारे अकाउंट में एज अ रेंट आ जाएगी। तो प्रेफरेंस लोगों की बैंक रहती है, तो बैंक के रेट में कई बार लीज रेट थोड़े कम भी होते हैं तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांड कैसा है उस हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है। बैंक के रेट अगर कम होते हैं लोग तब भी उस प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं, और उसकी वैल्यूएशन तब भी परसेंटेज वाइज ज़्यादा रहती है। तो ब्रांड कैसा है ये आपको ज़रूर देखना और समझना है। रेंट फ्रॉम ब्रांड और फ्रेंचाइजी, ब्रांड ने खुद रेंट पे लिया है या फिर उसका कोई फ्रेंचाइजी है जिसको रेंट पे दिया गया है, ये भी आपको पहले देखना और समझना है। कई बार लोग सोचते हैं इतना बड़ा ब्रांड है, वो ये नहीं पता होता कि ये फ्रेंचाइजी होल्डर है। खैर मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंचाइजी होल्डर गलत होते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदते टाइम इन चीज़ों को इवेल्युएट पहले करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि क्या रेंट का ट्रैक है। इसको आप अकाउंट स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब जो ब्रांड वहाँ पे रेंट पे रह रहा है, ये ब्रांड खुद है या वो टेनेंट है या वो फ्रेंचाइजी है, तो ये आपको देख लेना है कि रेंट का ट्रैक क्या है। क्या हर महीने टाइमली रेंट आ रहा है? अगर टाइमली रेंट नहीं आ रहा तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बचना चाहिए। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि रेंट का ट्रैक क्या है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं क्या वो ड्यूरिंग लीज पीरियड ट्रांसफरेबल है या नहीं है, ये ज़रूर आप चेक कर लें। अगर ट्रांसफरेबल है तभी आप उस प्रॉपर्टी को बाय कर पाएंगे। अगर ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफ़र राइट्स उसके अंदर नहीं मेंशन है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है इन द टर्म और इन द टेन्योर ऑफ लीज, तो आप उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीद पाएंगे। ये आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ध्यान देना चाहिए। स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, जैसे कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि लेसी लेसर को देता है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस रेंट जो मिला है ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑनर को, जो ऐसी प्रॉपर्टी बाय करते टाइम वो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जब वो लेसी खाली करेगा तो उस टाइम पे आपको वो अमाउंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का है वो वापस करना होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस रेंटल अगर कोई है तो वो आपको ट्रांसफ़र करते टाइम अपने नाम कराना है। वैलिडिटी वाया रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट, जी हाँ, जब आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए क्या ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है। प्रेफर कीजिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को ही आप बाय कीजिए। स्टैम्प पेपर पर नोटरी किए हुए एग्रीमेंट को बाय करने से थोड़ा बचें, क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में दोनों लेसर और लेसी के राइट्स कहीं हद तक प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप प्रेफर कीजिए कि जो भी आप खरीदने जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसका लीज एग्रीमेंट रजिस्टर हो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर। फिर अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है लॉक इन पीरियड एश्योरेंस। एक लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आपको ये चेक करना है कि उसमें लेसर और लेसी कितने टाइम के लिए लॉक है, मतलब कितने टाइम तक लेसर खाली नहीं करा सकता और कितने टाइम तक लेसी खुद खाली नहीं कर सकता। जो टर्म लॉक इन पीरियड होता है उससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि मिनिमम इतने दिन की लीज गारंटी तो हमें हो ही जाती, क्योंकि अगर लेसी ने मेंशन किया हुआ है लॉक इन पीरियड तो वो उतने दिन तक का रेंट बगैर पे किए खाली नहीं कर सकता। तो लॉक इन पीरियड क्या है उसके अंदर वो आप ज़रूर एक बार प्रॉपर्टी बाय करते टाइम चेक कर लें। और लॉक इन पीरियड आपकी तरफ से क्या है, मान लीजिए आप उसमें कोई अपनी आउटलेट खोलना चाहते हैं तो मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना दिया हुआ है, कब तक आप उन्हें खाली नहीं करा सकते, ये भी आप प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ज़रूर चेक कर लें। स्कैन एग्रीमेंट डिटेल्स, आपको
जो लीज एग्रीमेंट है उसका एक एक एस्पेक्ट डीपली स्टडी करना है, एक एक एस्पेक्ट को पढ़ना है और ये चेक करना है क्या ये आपके लिए सूटेबल है। मतलब लीज एग्रीमेंट आपका की डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप रेंटेड प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और रेंट आपका उसी एग्रीमेंट के बेस के ऊपर है। तो आपको हमेशा लीज एग्रीमेंट के एक एक क्लॉज को पढ़ लेना है। अगर वो आपको सूटेबल लगता है तभी आपको ऐसी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। प्रॉपर्टी लोकेशन कैसी है, क्या वाकई में लोकेशन ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी जहां ऑलरेडी लेसी है बाद में वो खाली कर जाता है, क्या उस प्रॉपर्टी के अंदर वो काबिलियत है कि वो रीलीज सिमिलर और उससे हायर रेट पे हो सके। ये आपको पहले असेस करना है। अगर उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि बाद में उसे आप इतने पैसे पर भी लीज आउट कर पाएं, तो आपको उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले सोचना चाहिए। तो उस लोकेशन को एसेस करना ये बहुत बड़ी समझदारी आपके लिए हो सकती है। तो आप ज़रूर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी लोकेशन को स्कैन करना और एसेस करना कि फ्यूचर में अगर वो ब्रांड चला जाता है तो आप उसको लीज आउट उतने या उससे ज़्यादा रेट पे कर सकते हैं, तभी आपको वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वह एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज मतलब ड्रेनेज का सिस्टम क्या है वहाँ पर ये आपको ज़रूर समझ लेना है। कितना लोड आपके पास है ये आपको ज़रूर समझ लेना है, क्योंकि उससे भी डिपेंड करता है कि ब्रांड की रिटेंशन कितनी होगी। उतने लोड के ऊपर मतलब ड्रेनेज सिस्टम या इलेक्ट्रिसिटी का लोड, उसके ऊपर ब्रांड वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जरूर देख लेना चाहिए। पावर बैकअप, कितना पावर बैकअप आपको दिया जा रहा है। मान लीजिए लाइट चली जाती है तो पावर बैकअप के चार्जेस क्या हैं, कितना लोड आपके पास आ रहा है, ये भी आपको ऐसी रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जरूर चेक कर लेना चाहिए। ट्रांसफर ऑब्स्टेकल्स, आपको जब आप रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको ये हमेशा देख लेना चाहिए कि किसी भी टाइप का ट्रांसफर में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। ठीक है, हमने लीज एग्रीमेंट को चेक कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अदर कोई ऐसी चीज जहां ट्रांसफर को लेके ऑब्स्टेकल हो डेवलपर की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, इसको भी आपको पहले चेक कर लेना। अगर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आपको नजर आता है तो पहले चेक कर लीजिए, अगर वो रिजॉल्व होने लायक है तभी उस प्रॉपर्टी को बाय कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल बाय मत कीजिए। इन सभी एस्पेक्ट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ड्यू डिलिजेंस होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है तो आप किसी लीगल या किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट से उसकी गाइडेंस के तहत ही ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें, नहीं तो ये प्रॉपर्टी की खरीदारी जो आप अच्छे के लिए सोच रहे हैं कहीं हद तक खराब भी हो सकती है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी जानकारी। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।